हाँ, तो इंटेलिजेंट कल हमने सीखा था फॉर लूप, व्हाइल लूप, टर्मिनल से कैसे हम इनपुट देते हैं, ठीक है। बट एक चीज रह गई थी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ग्रुप में भी किसी ने बोला था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स नहीं बताए, हम कल रह गया था। तो पहले आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे, उसके बाद हम डेटा टाइप्स पे आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है इफ एल्स, जो आपको बहुत बेसिक है, आपने सीखा है हर जगह, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही यूज करते हैं। पर यहाँ पे एक नई चीज है, जैसे मैंने इफ आई इक्वल्स टू 0 डाला, ठीक है, मैंने कंडीशन डाली आई। अगर हम इस चीज को चलाते पाइथन में या सी में, तो वो चल जाती, वो इसको एज अ कंडीशन मान लेता कि 0 है, तो इफ फॉल्स हो गया, 0 फॉल्स की तरह कंसीडर होता है। बट यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे ये बात मैंने कल आपको वाइल लूप में भी बताई थी। जब हम वाइल लूप के अंदर कमांड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, तो वो एरर दे रहा था। वो ये बोल रहा था कि मेरे को बूलियन रिक्वायर्ड है, पर आप मुझे इंट प्रोवाइड कर रहे हो। ये डेटा टाइप्स है। बूलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स कब आएगा? जब हम वहां पे कोई कंडीशन देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी <10, तो ये इस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जो भी मुझे करना है मैं इसके अंदर कर दूंगी ट्रू, ठीक है। एल्सिफ लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखेंगे वो ही एग्जीक्यूट होगा इसके ट्रू होने पे। इफ ट्रू नहीं हुआ तो एल्सिफ पे मूव करेंगे। एस आउट लिखा मैंने एल्सिफ जैसे, ठीक है, एल्सिफ। अब यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि एल्सिफ में हमें कंडीशन देनी होती है। एल्सिफ में और इसमें हमें कंडीशन देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन दी ग्रेटर देन या फिर लेस देन 5 दे दी। ये तो यहाँ पे अभी मैं ऐसे कंडीशन दे दी, ग्रेटर देन 5 दे दी, ठीक है। ये आ गया एल्सिफ। अब एक और होता है एल्स, कि अगर इफ भी रन नहीं हुआ, एल्सिफ भी, एल्सिफ की कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो वो जाएगा एल्स में, कि मतलब ये तो रन होगा ही। अगर कुछ भी कंडीशन ऊपर वाली ट्रू नहीं हुई है, तो लास्ट वाली कंडीशन तो फॉलो हो ही जाएगी। डिफॉल्ट केस हो गया एक तरीके से, कि अगर कुछ भी ट्रू नहीं है तो ये चलाना है, कुछ ट्रू है तो ये चलाना है, उससे पहले कुछ ट्रू है तो ये चलाना है, ठीक है। ये हो गया इफ एल्सिफ और एलिफ। एलिफ मतलब एल्सिफ, ठीक है। अब एक और कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है स्विच। स्विच केस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने स्विच लगाया, ठीक है। स्विच के अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस इंटीजर वैल्यू को हम केसेस से मैच कराते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा केस 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी मेरे जो स्विच केस में वैल्यू पास हो रही है उसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये चीज रन करनी है मुझको। ये बेसिक सिंटेक्स है। स्विच लगाया, उसके अंदर मैंने वेरिएबल पास किया, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये वाला केस चलेगा, ठीक है। केस 2 लिखा मैंने, केस 2, ठीक है। तो अगर मेरे इन जो वेरिएबल पास है उसकी वैल्यू 2 हुई, तो ये वाला केस चलना चाहिए। मैंने एक केस लगाया डिफॉल्ट। यहाँ पे भी हमें, जैसे हमने यहाँ पे एल्स लगाया था ना डिफॉल्ट केस के लिए, कि अगर ऊपर वाले कोई भी ट्रू नहीं है तो एल्स कंडीशन तो चलनी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे हम लगाते हैं डिफॉल्ट केस, ठीक है। डिफॉल्ट केस का क्या मतलब है? ऊपर वाले केस नहीं चले, मैंने डिफॉल्ट लगाया, ये हो गया। अब एक चीज बताती हूँ, मैंने यहाँ पे एस आउट किया 1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पास किया है आई इक्वल्स टू 1। मैं आई की वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, आई इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको रन करती हूँ कोड को, ठीक है। इसमें भी कुछ डिफाइन कर देती हूँ, एस आउट, और डिफॉल्ट में लिख देती हूँ एस आउट। अभी इसमें प्रिंट कर दिया है। इसमें से जो भी कंडीशन, पहली वाली कंडीशन पास हो गई थी कि 0 जो है वो 10 से कम है, तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया उसके लिए। और स्विच केस में आई इक्वल्स टू 1 था, तो उसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज बताती हूँ इसमें मैं, कि इसमें ना एक ये होता है कि हम ब्रेक का यूज करते हैं यहाँ पे। वो क्यों करते हैं? रन करते हैं,
बिल्ड हो रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो, इसने 1 भी प्रिंट कर दिया, 2 भी प्रिंट कर दिया और डिफॉल्ट भी प्रिंट कर दिया। मतलब कि ये तीनों केसेस के अंदर जा रहा है। ऐसा क्यों? जबकि i इक्वल टू 1 था तो ये केस चलना चाहिए था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर केस 1 चल गया तो केस 2 नहीं चलेगा। केस 2 भी चलेगा, उसके नीचे जितने भी केसेस होंगे सब चलेंगे। इस चीज को हटाने के लिए अब हमारा तो आउटपुट गलत हो गया। हमें तो कंडीशन देनी थी कि यार 1 जब हो तब मेरा 1 प्रिंट हो, 2 है तो 2 प्रिंट हो, डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट प्रिंट हो, ये नहीं कि तीनों प्रिंट हो। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक ब्रेक का मतलब है ये कंडीशन ट्रू हुई, इस वाले करली ब्रेसेस के अंदर आया ये, इसने प्रिंट किया 1 को और यहीं पे ब्रेक हो गया। मतलब कि इस स्विच केस से बाहर आ गया। क्या आ गया बाहर? इससे बाहर आके यहाँ आ गया। अब इसके आगे मैं अगर कोई स्टेटमेंट लिखती तो वो रन होती। अब ये 1 ही प्रिंट करेगा और ये मुझे हर एक केस स्टेटमेंट के अंदर देना पड़ेगा ऐसे। क्योंकि अगर मैंने ये नहीं दिया ना और मैं यहाँ पे 2 पास करती, जैसे मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया, मैंने सिर्फ 1 में ब्रेक दिया है और आई की वैल्यू को मैंने 2 दे दिया, 2 दिया। अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए था? 2। बट यहाँ पे देखना ये 2 और डिफॉल्ट दोनों प्रिंट करेगा। बिल्ड हो रहा है 2 और डिफॉल्ट, ये देखो दोनों प्रिंट किए इसने। तो मुझे हर एक केस स्टेटमेंट में ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा कि अब आपकी एक केस स्टेटमेंट चल गई है, अब मुझे उससे बाहर आना है। ठीक है, डिफॉल्ट हमारा लास्ट वाला केस है तो इसमें हम ब्रेक प्रोवाइड करें या ना करें उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं चलने के लिए स्विच के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना? ये होती है 2 टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को। ये स्विच केस में कंफ्यूज हो या फिर केस के ब्रेक क्यों लगाया, कुछ पूछना है? मैं समझाता हूँ, एक अगर मिनट। क्या? एक मिनट। जैसे कि कोई भी कंडीशन एक बारी सेटिस्फाई हो गई, केस 1, केस 2 या डिफॉल्ट, जितने भी केस हुए, 10 केसेस हुए, 10 केसेस में से अगर कोई भी कंडीशन एक बारी सेटिस्फाई हुई, लाइक 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ, 2 सेटिस्फाई हो गया और ब्रेक हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया, जैसे ही सेटिस्फाई हुआ ना तो उसके नीचे की फॉल थ्रू कंडीशन चल जाएगी, सारी कंडीशन ऑलरेडी ट्रू रहेंगी। वो चेक नहीं करेगा, सिर्फ वो एक बार चेक करेगा ट्रू होने तक। जैसे वो ट्रू हुआ ना तो उसके नीचे की सारी कंडीशन चलते चल जाएंगी। बट अगर जब तक ट्रू नहीं हो तब तक तो चेक कर ही रहा है, इसलिए ही जो नीचे की ट्रू के नीचे वाली कंडीशन ना चले उनके लिए हम ब्रेक यूज करते हैं। समझ आया तो ना, कि अगर कभी भी जैसे 1 ट्रू हो गया मेरा और उसके नीचे ब्रेक नहीं यूज किया हुआ तो वो रन करता चल जाएगा, वो चेक नहीं करेगा कि मेरा केस सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, लेकिन आप कुछ बोल रहे थे। ये था आपका। सॉरी, विश्व सर ने इसको जो बोला उससे वो क्या डाउट किया? ओके, ठीक है, तो इतना समझ आया कि ब्रेक जरूर अप्लाई करना है, ब्रेक से स्विच केस के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इंट लिखा मैंने पहले, ये मैं आपको बताया हुआ है कि ये डेटा टाइप है। पर ये किस टाइप का डेटा टाइप है वो आज हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एक मिनट, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। ध्यान से समझ लेना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स के, एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस डेटा टाइप। इसको नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस दोनों बोला जाता है। ठीक है, डेटा टाइप्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस या नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव कौन से होते हैं? प्रिमिटिव वो होते हैं जो हम बेसिकली विदाउट ऑब्जेक्ट के यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ऐसे समझो, एक होती है क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं हम अपनी क्लास में बैठे हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के पास एक रोल नंबर है, एक नेम है, एक क्लास रोल नंबर है, सेक्शन है। ठीक है, तो एक तो ये है कि मैं ये डिफाइन कर रही हूँ कि एक के पास नेम है, एक के पास क्लास है, एक के पास रोल नंबर है। वो हो गई हमारी एक तरीके से क्लास। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हर एक स्टूडेंट, जैसे अक्षिता है तो अक्षिता का नेम अक्षिता, उसका रोल नंबर 1, उसका सेक्शन ए,
वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब कि जैसे मैंने जनरली बोला कि सबके पास एक रोल नंबर है, सबके पास एक नेम है, सबके पास एक सेक्शन है, ठीक है। बट मैंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू डिफाइन की। अक्षता एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने वैल्यू डिफाइन की। निखिल एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने वैल्यू डिफाइन की। वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है? जैसे हम नॉर्मल और डेटा टाइप्स को यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब इसमें हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं, एक होते हैं न्यूमरिक, एक होते हैं नॉन न्यूमरिक। न्यूमरिक वो होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, 1, 2 या फिर फ्लोटिंग पॉइंट हो गया 12.8, 8.9, वो होते हैं हमारे न्यूमरिक डेटा टाइप्स, ठीक है। न्यूमरिक डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव के अंदर। अब न्यूमरिक के अंदर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंटीजर, एक होता है फ्लोटिंग। इंटीजर ऐसे जिनमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, पॉइंट कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो होते हैं इंटीजर। और जिनमें कोई डेसिमल प्लेस है 1.2, 2.8, वो होते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इतना समझ आया? डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, प्रिमिटिव, रेफरेंस। प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। अभी मैं आपको न्यूमेरिक के दो पार्ट्स बता रही थी, इंटीजर और फ्लोटिंग। इंटीजर जो विदाउट डेसिमल प्लेसेस होते हैं, फ्लोटिंग जिनमें डेसिमल प्लेसेस होती है, ठीक है। अब इंटीजर के अंदर हमारे पास होते हैं 4। अब इन चारों का काम एक जैसा ही है, कोई अलग काम नहीं है, सब इंटीजर ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस इनके लिए ना अलग अलग रेंज है कि अगर बाइट है तो -127 से 128 तक के नंबर हम बाइट के टाइप के वेरिएबल को दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं आपको अभी रेंज बताऊंगी, और ये जो 1, 2, 4, 8 लिख रहा है ना, इसका भी एक मतलब है, ये इनका साइज है। ये 1 बाइट का होगा, ये 2 बाइट का होगा, ये 4 बाइट का होगा, और ये 8 बाइट का होगा, ठीक है। अब आते हैं फ्लोटिंग पे। फ्लोटिंग में भी दो टाइप है, एक है फ्लोट और एक है डबल। इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में डेसिमल प्लेसेस है। बट ये होता है, इसमें 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस हम ले सकते हैं, और ये इसका साइज होता है 4 बाइट्स। डबल होता है, उसमें हम 15 to 16 तक डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं, और उसका साइज होता है 8 बाइट्स। इतना समझ आया? डेटा टाइप्स के अंदर प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के अंदर न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर, फ्लोटिंग जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है और जिसमें डेसिमल पॉइंट है। उसके इंटीजर के अंदर आता है 4, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। साइज के बेसिस पे डिवाइडेड है ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट है, ये 4 बाइट है, ये 8 बाइट है। फ्लोटिंग में आते हैं दो, फ्लोट और डबल। फ्लोट में एक है 4 बाइट का, डबल में एक है 8 बाइट का, ठीक है। मैम लॉन्ग एंड शॉर्ट समझाइए ना एक बार फिर। लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है, इंटीजर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है, ये ऐसे है कि अगर किसी को छोटे वेरिएबल की जरूरत है, छोटे वैल्यू की जरूरत है, जैसे कि जो हमारी 1 बाइट के अंदर कवर हो जाएगी, उसके लिए हमें असाइन करता है बाइट। अगर उससे भी बड़ी वैल्यू लेनी है तो वो हम बाइट में असाइन नहीं कर सकते, उसको हम असाइन करेंगे शॉर्ट में। अगर उससे भी बड़ी वैल्यू लेनी है जो 2 बाइट्स के अंदर नहीं असाइन हो सकती, वो होती है इंट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बाइट, इंट, ये जो बाइट्स में बोल रही हूँ ना, ये कैसे डिफाइन होती है, ठीक है। 1 मिनट में पहले बता दूं, थोड़ा सा बैक करो, 2 मिनट में बता दूं। डेटा टाइप्स तो पढ़े ही होंगे सबने, ठीक है। सी, पाइथन वगैरह जिसने भी थोड़ी सी बेसिक करी, सबने पढ़ा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वहां पर डेटा टाइप्स होते थे जैसे कि बने बनाए मिल गया आपको, इंट, कैर वगैरह सब कुछ, ठीक है, स्ट्रिंग, ये सब बना बनाया था ना, कि आपको खुद तो डिफाइन करना पड़ा। यहाँ पर दो टाइप के हैं क्योंकि यहाँ पर क्लास आ गई है। क्लास जानते हो ना, कि क्लास कब फॉर्म होती है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, हमारी एक कॉलेज की क्लास में ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। क्लास है, वो क्लास तभी है ना जब उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट की कुछ आइडेंटिटी है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तभी क्लास बनी ना। अगर स्टूडेंट वहां से उठ जाएंगे तो वो तो एक रूम रह जाएगा ना, उसकी कोई आइडेंटिटी तो नहीं रहने की।
ठीक है। तो वो क्लास तभी बन पाएगी जब उसकी कुछ आइडेंटिटी, कुछ फीचर्स या फिर कुछ अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट उसके अंदर बैठे होंगे। ठीक है। तो प्रिमिटिव वो हो गया जो बने बनाए कंपनी ने या फिर डेवलपर्स ने बना के दे दिए। एक साइड है प्रिमिटिव, एक साइड है रेफरेंस्ड। रेफरेंस वो है जो हम बनाएंगे, नॉन प्रिमिटिव खुद से बनाएंगे अपने यूज केस के लिए। अलग अलग यूज केस होंगे, अलग अलग हमारी जरूरतें होंगी, उनके हिसाब से हम अपना बना लेंगे। जैसे कि हमारी एरे होती है, उसमें 10 स्टूडेंट्स होते हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के लिए हमने 10 साइज का ले लिया। अगर 50 स्टूडेंट्स है क्लास में तो 50 की एरे ले ली। और अगर इधर बनी है तो इधर इंट, कैर, इंटीजर, फ्लोटिंग, ये सब बने बनाए हैं। ठीक है। अब प्रिमिटिव के अंदर नॉन न्यूमेरिक और न्यूमेरिक आते हैं। न्यूमेरिक क्या होते हैं? इंटीजर, फ्लोटिंग, दो टाइप के हो गए। नंबर क्या होता है? नंबर या तो इंटीजर हो सकता है या फ्लोट में डेसिमल में हो सकता है। ठीक है। दो टाइप का हो गया नंबर, इसलिए उसके दो पार्ट आ गए। नॉन न्यूमेरिक क्या होता है? या तो कैरेक्टर हो सकता है या बूलियन हो सकता है। कैरेक्टर के साथ यहाँ पर स्ट्रिंग उस साइड चल जाएगी, दूसरी साइड। समझ आ रही है ना बात को? इंटीजर के अंदर चार टाइप के हैं बाइट। अगर बाइट, एक बाइट में 8 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है। एक बाइट में 8 बिट का होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अगर 8 तक हो सकता है हमारी रेंज, जैसे कि 8 स्टूडेंट का नाम स्टोर करना तो हम 8 बाइट तक का करेंगे। 8 से ज्यादा स्टूडेंट है तो फिर शॉर्ट आ जाएगा 128 तक। 128 से ऊपर आएगा तो इंट में आ जाएगा 4 बाइट का। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे आइडेंटिटीज बढ़ती रहेगी, ऑब्जेक्ट्स बढ़ते रहेंगे, तो हमें कितना स्टोर करना है डेटा, कितनी बड़ी डिजिट्स लेनी है, कितनी बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, तो उसके लिए वो रेंज है बस। कि बाइट तो छोटा, जैसे कि 0 से लेकर 7 तक होता है, और शॉर्ट फिर 0 से लेकर 127 तक, ऐसे ऐसे करके उनकी रेंज बढ़ती रहेगी। काउंटिंग्स होती है ना, तो अगर शॉर्ट बाइट हमने किसी चीज को डिफाइन करा ना तो वो वैलिड रहेगा 0 से 7 तक के लिए। ऐसे ऐसे करके रेंज बढ़ रही है। उधर कैरेक्टर और बुलियन हो गया। कैरेक्टर ABCD जैसे तुमने पढ़ा है, और बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। अब रेफरेंस पर आ जाते हैं। रेफरेंस में एरे जो हमने कल बताया था, एक आर्क्स करके एरे बताई थी ना आपको, स्ट्रिंग आर्क्स, याद होगी वर्ड मेन में, याद है ना? तो स्ट्रिंग आर्क्स वो वाली एरे जैसे ये है, यहाँ पर वो एरे होगी। क्लास जो, जिस क्लास के अंदर हम सब कुछ लिख रहे थे, क्लास के अंदर एक छोटा मेथड लिख दिया, फिर एक और छोटा मेथड लिख दिया, तो ऐसे करके एक क्लास बन जाती है पूरी। समझे? अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट लेकिन क्लास और ऑब्जेक्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या चीज है। कंफ्यूज मत हो जाना, भाग मत जाना कि क्लास समझ ही नहीं आ रहा, क्या है क्लास, क्या है क्लास। धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है। कंटिन्यू करो। ठीक है। तो अब जैसे ऋषि ने बताया कि बाइट है तो 0 to 7 होता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि बाइट की रेंज है -128 से 127, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे आ गई। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होती है चीजें स्टोर। ये मैंने एक 8 बिट्स का, 1 बाइट में 8 बिट्स है। ठीक है। मैंने 8 बिट्स का बनाया ये। ठीक है। इसमें 8 है, मान लो कि ऐसे आगे जाते जाते 8 है। ठीक है। अब जो पहली बिट होती है ना, वो हमारी होती है साइन बिट। साइन बिट का मतलब होता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में बाइनरी की फॉर्म होती है। अब लैपटॉप को या कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है? तो वो फर्स्ट बिट को ऐसे असाइन करके रखते हैं कि ये हमारी होगी साइन बिट। ठीक है। ये हमारी होगी साइन बिट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 7 बिट्स है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो है बिट्स है, बिट्स मतलब 0 या 1। तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक हो गई 0, एक हो गई 1। ये हमारी 0th इंडेक्स है। ऐसे ऐसे करके हमारे पास 7 है, क्योंकि पहली वाली बिट तो मैंने असाइन कर दी साइन के लिए। आगे 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 बढ़ती गई तो यहाँ तक हमारी असाइन हो गई वैल्यू के लिए, जो भी यूजर वैल्यू देगा। इसीलिए हमारी जो रेंज निकल के आएगी ना इन 7 बिट्स से, वो आएगी -128 से 127 तक। 127 तक किसके लिए? बाइट के लिए। क्यों? बाइट में सिर्फ 1 बाइट है, मतलब कि 8 बिट्स है। अगर यहाँ पे होता शॉर्ट तो 2 बाइट्स होती। ऐसा ही एक और बॉक्स अगर मैं बना दूं तो उसमें कितनी बिट्स हो गई? 16 बिट्स। 16 बिट्स में भी पहली वैल्यू क्या होगी? साइन बिट। तो 15 बिट्स के अकॉर्डिंग रेंज निकल के आएगी नंबर्स की। ठीक है।
अब मैं आपको सबकी रेंज बताती हूँ कि सबकी रेंज क्या क्या होती है। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बाइट है, 1 बाइट 8 बिट्स। अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है तो आप 2 की पावर 7 करो। अब 7 क्यों करो, 8 बिट्स है और फर्स्ट वाली बिट साइन बिट है, तो बाकी 7 बिट्स में ही वैल्यू रहेगी। रेंज निकालने के लिए 2 की पावर 7 करोगे, 2 की पावर 7 होता है 128। पर यहाँ पे 127 इसलिए क्योंकि 0 भी पॉजिटिव नंबर में इंक्लूडेड है। 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर के साथ इंक्लूडेड है, तो 0 से 127 तक कितने नंबर्स हो गए, 128, और नेगेटिव में भी कितने हो गए, 128। ठीक है, समझ आया था। अब ऐसे ही मैं शॉर्ट में जाऊंगी तो 2 बाइट्स आ गई, 2 बाइट्स आई तो 2 बाइट्स में 2 की पावर 15 ले ली। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर मैं 16 बिट का डिब्बा बनाऊं, 16 बिट्स का क्यों, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट है, तो 2 बाइट्स में कितनी बिट्स हो गई, 16 बिट्स, जिसमें से कि पहली बिट किस लिए हुई, साइन के लिए, 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम रेंज निकल के आई है, 2 की पावर 15 -1 की, जैसे 2 की पावर 7 -1 किया था यहाँ पे, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव नंबर्स में इंक्लूडेड था। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर 15 -1, ऐसे ही रेंज निकल के आई। अब मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे मैं एक बाइट का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। ठीक है, अब आपको बाइट की आपको ये पता है कि रेंज क्या है, -128 से 127, बट मैं इसको ना रेंज के बाहर की वैल्यू देती हूँ। मैंने यहाँ पे दिया 128। अब देखो यहाँ पे एक एरर जनरेट हुई, क्यों, वो बोल रहा है 128 तो एक इंटीजर टाइप का है, इंट टाइप का है, और आप उसे बाइट वेरिएबल को असाइन कर रहे हो। ये डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे 127 दे दूंगी ना तो ये चलेगा आराम से, तो ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी रेंज में आ गया वो। तो ये रेंज अगर नहीं पता होगी तो एरर समझ नहीं आएगी कि एरर क्यों आई है। ठीक है, इस रेंज के बाहर की वैल्यू अगर मैंने दी तो वो एरर क्रिएट करेगा, वो बोलेगा कि आपने प्रोवाइड तो मेरे को इंट की है और आप स्टोर उसको बाइट में कर रहे हो। एक बात बताओ, किसी बड़ी चीज को छोटे कंटेनर में हम डाल सकते हैं, नहीं। इंट एक बड़ी चीज है, 16 बिट्स की है, और बाइट एक छोटी चीज है, 8 बिट्स की है। तो बाइट अगर बी लिखा ना तो इसके लिए 80 बिट्स असाइन हो सकती है, उसकी एक बड़ी वैल्यू कर दी मैंने, तो ये बोलेगा कि ये हम नहीं ले सकते, आपने इंट प्रोवाइड कर दिया है, जो कि मेरी कंटेनर के साइज से ही बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 127 ही कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं रेंज के बाहर करूंगी तो वो एरर देगा। अब आते हैं इंट पे। इंट 4 बाइट्स का है, 4 बाइट्स मतलब 8 into 4, 32 बिट्स। 32 बिट्स मतलब 1 बिट साइन बिट की, बाकी सारी बिट वैल्यू के लिए, तो कितना आ गया, 2 की पावर 31। ये जो नंबर है ना, आप तो रेंज कोई पूछे तो आप ये नंबर थोड़ी बताओगे इनको, आप तो यही नंबर बताओगे कि इनकी रेंज होती है -2 की पावर 31 से 2 की पावर 31 -1। तो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इतना बताना चाहिए 4 बाइट्स है, 8 बाइट, 4 बाइट्स में से 32 बिट्स हुई, 32 बिट्स में से 1 बिट साइन बिट के लिए हुई, साइन बिट के लिए हुई, तो यहाँ पे मेरे को पावर में 31 देना है। क्लियर, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये इसी को सॉल्व करके लिखी हुई है कि 2 की पावर 31 कितना आता है। ये इसलिए लिखी हुई है कि अगर मैं इसके बाहर की वैल्यू इसको साइन करके दिखाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि वो एरर दे रहा है, इसलिए मैंने लिखी थी ये याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लॉन्ग, लॉन्ग कितने बिट्स का है, 8 बिट्स का, 8 into 8 64, 64 -1 63, तो -2 की पावर 63 से 2 की पावर 63 -1 तक रेंज है, ये रेंज। ठीक है, अब ये हो गए हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर इंटीजर वाले डेटा टाइप। अब आते हैं फ्लोटिंग वाले डेटा टाइप्स पे जिनमें डेसिमल प्लेसेस है। फ्लोट है, फ्लोट के पास हमारे पास 4 बाइट्स है। ठीक है, इसमें हम रेंज इसलिए दे रहे क्योंकि डेसिमल प्लेसेस भी लेगा ये, इसीलिए अगर यहाँ पे 4 बाइट्स है इंट लेती तो ये रेंज है 2 की पावर 31 से 2 की पावर 31 -1 तक, बट यहाँ पे मैं फ्लोट ले रही हूँ। फ्लोट में अब ये बात ध्यान रखने की है यहाँ पे
रेंज नहीं है, पर यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की लिमिट है कि आप 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस दे सकते हो फ्लोट में। अब फ्लोट से बड़ा कोई ऐसा लेना है आपको जिसकी वैल्यू 4 बाइट्स में नहीं स्टोर हो पाएगी, तो वो हम लेंगे 8 बाइट्स में। 8 बाइट्स है डबल, जिसमें हम 14 to 15 डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? मैम तो फ्लोट हाँ। और डबल का रेंज क्या होगा? फ्लोट और डबल का इसलिए तो रेंज में बताया ना, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस भी लगाऊंगी। और इसका रेंज ये है कि अगर कोई वैल्यू मेरी 4 बाइट्स में स्टोर हो पाएगी तो हम फ्लोट का यूज करेंगे, और अगर कोई मेरी वैल्यू 4 बाइट्स से ज्यादा बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, 8 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो डबल लेगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने 128 दिया था, तो उसको कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है? 16 बिट्स की, 2 बाइट्स की, इसलिए उसको शॉर्ट में दूंगी तो चल जाएगा, पर इंट बाइट में दूंगी तो नहीं चलेगा। ठीक है, पर ठीक आप है मैम। एक बात है कि आप छोटे वेरिएबल में बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते, और बड़े वेरिएबल में छोटी वैल्यू तो दे सकते हो। अब ये रेंज है, तो इसमें तो ये वाले वैल्यूज भी इंक्लूडेड है ना, पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू यूज करनी है जो इनकी रेंज के बीच में आ रही है, तो क्यों आप ज्यादा मेमोरी को वेस्ट करो, क्यों आप 2 बाइट्स को एलोकेट करो, आप 1 बाइट वाला वेरिएबल बनाओ। ठीक है, हाँ फ्लोट और मैम। डबल में बस एक ही डिफरेंस है, जैसे कि प्रिसिशन होता है ना, प्रिसिशन जानते हो कि पॉइंट के बाद कितनी हाँ डिजिट्स आ रही हैं। हाँ एक तो होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 6 डिजिट आ रही हैं तो ठीक है, उतना तो सह लेगा ये। अगर आपने पॉइंट के बाद 10 डिजिट दी ना उसको फ्लोट में, तो ये राउंड ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली, 10 डिजिट नहीं दिखाएगा ओके। आपको एक्यूरेटली। अगर मेरे को 10 डिजिट देखनी है तो मैं उसको डिफाइन करूंगा डबल के साथ। समझ आया डिफरेंस? कि हाँ अगर मेरे को भैया। यूज केस ही मेरा ऐसा है कि भाई मेरे को अब डॉलर है, डॉलर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने हैं मेरे को, बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद पॉइंट 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 लगा हुआ है। अब पॉइंट लगा हुआ है तो मेरे को कम से कम 10 या 12 डिजिट आगे तक पॉइंट दिखाना है, तो उसको मैं डबल में डिनोट करूंगा। अगर मैं फ्लोट में कर दूंगा तो वो तो 6 या 5 डिजिट तक मेरे को राउंड ऑफ करके दे देगा, समझा। तो मेरा लॉस हो जाएगा कुछ मनी में। समझ आया यूज केस, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ जी। पर क्या करना है? हाँ ठीक है। तो ये जो मैंने इमेज दिखाई थी आपको, ये जो 1 2 4 8 4 8 लिख रहा था ना, ये यही है बाइट। बाइट में